हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ही नहीं, साथ के साथ याद भी करेंगे, क्योंकि जितने भी पहले की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरबीएससी हो, और चाहे आपकी सीईटी हो, चाहे रीट हो, चाहे इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी तरह के जो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं से आपको मैं बताऊंगी किस तरह के प्रश्न बनते हैं और आपको क्या याद करना है। तो इसमें आपको किस तरह से याद करना है, देखो दोस्तों। सबसे पहला सवाल बनता है हमारा कि आजकल नया पैटर्न शुरू हो गया है प्रश्न पूछने का, तो आपको भी नए पैटर्न से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी स्थिति पता होनी चाहिए, और ये स्थिति कई बार प्रश्न के इस हिसाब से इसमें परीक्षाओं में पूछी गई है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा हनुमानगढ़ ज़िला है पूरा। तो इसमें ये हनुमानगढ़ हमारा ज़िला मुख्यालय है, और प्रश्न पूछा जाता है कालीबंगा हनुमानगढ़ जो ज़िला है, या तो डायरेक्ट हनुमानगढ़ भी दे सकता है वो, या फिर वो हनुमानगढ़ ज़िला मुख्यालय देगा, उसका मतलब एक ही होता है। तो कि हनुमानगढ़ के किस दिशा में स्थित है, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो इसमें आपको देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ के ये पीलीबंगा जो है ये भी दक्षिण पश्चिम में है, और पीलीबंगा से ये 5 किलोमीटर दूर है ये कालीबंगा। तो ये भी इसी हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न यही है दोस्तों, इसे आप अपने माइंड में सेट रखना। मैंने इसीलिए इसका ज़िले का थोड़ा सा मैप बनाया है, और आपको याद हो सके इसलिए इसकी स्थिति मैंने बनाई है। तो आपको दक्षिण पश्चिम दिशा याद रखनी है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम याद करते हैं कि इसकी स्थिति मैंने बता दी कि हनुमानगढ़ ज़िले में, मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम भाग में। अब दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो बंगा का अर्थ होता है बेंगल्स, जिसे आप इंग्लिश में बेंगल्स कहते हैं। काली का मतलब काली। तो यहाँ आपको ये बंगा जो शब्द है दोस्तों, ये आपके पंजाबी का शब्द है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ के ऊपर जस्ट पंजाब पड़ता है, और यहीं से इस शब्द को उठाया गया है। तो काली बंगा यानी कि काली से काली, और बंगा से आपको बेंगल्स यानी कि चूड़ियाँ याद रखनी है। तो काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। नदी, सबसे मेन नदी पूछी जाती है दोस्तों, कि कोई सी भी सभ्यता जो होती है वो नदी के किनारे होती है। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ कोई सी भी सभ्यता पनपने का नाम नहीं लेगी। तो नदी नहीं होगी तो वहाँ सभ्यता भी नहीं होगी। तो कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे मिलेगी। तो इसकी जो नदी है वर्तमान घग्गर नदी है। इसी को आप द्वेषवती नदी भी कह सकते हो, और इसी को आप सरस्वती नदी भी कह सकते हो। तो ये जो घग्गर नदी है, दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है नदी से भी कौन सी नदी है और कौन से तट पे है। तो ये जो हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा सभ्यता है, यहीं से आपकी नदी गुजरती है। तो ये नदी इस साइड से आके बहती है, और आपकी कालीबंगा सभ्यता इसके बाएं तट पे स्थित है। याद रह जाएगा दोस्तों, इसके बाएं तट पे स्थित है। चलो दोस्तों, आगे हम बताते हैं आपको इसका स्वरूप कैसा है। दोस्तों, हमें पता है कालीबंगा में कहीं भी लोहे के अवशेष आपको कहीं भी नहीं मिले हैं, ना आपको तांबे के अवशेष मिलेंगे। तो 3 ही तरह के अवशेष होते हैं, 3 ही तरह का स्वरूप हो सकता है। या तो हो सकता है ताम्रयुगीन, या हो सकता है आपका कांस्ययुगीन, और या हो सकता है आपका लोहयुगीन। तो दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, आपको इससे याद रखना है का से काली है और का से कांस्य युगीन। तो आपको स्वरूप पता चल गया दोस्तों। अब अगर इसमें प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा के जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, वो कांसे से परिचित थी या नहीं, तो थी, कांसे से परिचित थी। वो लोहे से परिचित नहीं थी और तांबे से परिचित नहीं थी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो गया होगा का से कालीबंगा और का से कांस्ययुगीन। कांस्ययुगीन एक कांस्य जो होता है, कांसा जो होता है, वो एक मिश्रित धातु होता है दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है। चलो, इसके बाद में इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं खोजकर्ता की। सबसे पहले देखो, किसी भी सभ्यता की सिर्फ खोज होती है, उसका उत्खनन शुरुआत में उसका उत्खनन कभी नहीं होता है। उसका उत्खनन हमेशा 10-5 साल बाद में होता है। तो इसकी जो खोज है
वो अमलानंद घोष ने की। तो घोष यानी कि अमल पी के उसको आनंद आया, तभी कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियों की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। और कब की? 1951-52 में। दोस्तों इसका सन भी पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है खोजकर्ता का। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे मेन पॉइंट आरपीएससी में कम से कम 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है कि ये जो स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान में खोजा गया स्थल है वो कौन सा है। तो राजस्थान का ये पहला है और देश का ये दूसरा है। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में ये खोजा जाने वाला फर्स्ट स्थल है और देश में ये दूसरा स्थान रखता है। बहुत बार इसका प्रश्न आया हुआ है। अब उत्खनन से जुड़े हुए प्रश्न जो आज आरपीएससी बदलते पैटर्न के हिसाब से आपसे पूछती हैं, सब ने रट रखा है, बीवी लाल और बीके थापर। ये 2 ही नाम सब ने रटे हुए हैं अच्छी तरह से। लेकिन दोस्तों अब नाम रटने से पार नहीं पड़ेगी। आपको उत्खनन 1-2 के बस की बात नहीं है। उत्खनन में कम से कम 4-5 लोग होते हैं। तो इसके उत्खनन में हाँ ये है कि ब्रजवासी लाल जो हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया है, मतलब स्टार्टिंग इन्होंने ही की है। और उनका साथ किस किस ने दिया है, यानी कि हेल्पर के रूप में आप मान सकते हो। तो इसकी जो उत्खनन है वो शुरू हुआ है इसका 1961-62 में। और इसके उत्खननकर्ता को साथ देने वाले हैं एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खरे, बीके थापर और जेपी जोशी। तो देखो दोस्तों, इनको याद करना वास्तव में मुझे पता है आप लोग याद नहीं कर सकते हो, एक न एक नाम इधर का इधर छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, वही मेरी वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है और मेरे वाले तरीके से याद करना है। बहुत सीधा सिंपल तरीका है दोस्तों कि उत्खनन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्खनन जो किया जाता है वो किसी न किसी कंपनी को या किसी न किसी विभाग को ज़रूर दिया जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है नई दिल्ली में, इसी को इसका दायित्व दिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। और आजकल ब्रजवासी लाल और बीके थापर, जो आप बोल रहे हो थापर और लाल, दोनों को नहीं पूछते हैं आपसे। आपको ये 5 नाम में से 3 नाम दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप तो सिर्फ रटे रटाए प्रश्नों पे जाते हो कि हमें तो यही याद है, हमें इनको याद करना ही नहीं है। ये पुरानी प्रथा छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। आपको नए सिरे से आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और पूरा मन लगा के करनी पड़ेगी। आजकल का पेपर पैटर्न कुछ नहीं है, आपको आपके दिमाग को जगाने का है। आपको अपना दिमाग को जगाना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो मैंने ये जो सिलेबस में अपने कालीबंगा है उससे आप कितनी भी गाइडें रट लो, कोई सी भी गाइड लिया हो, आप जब तक मानक पुस्तकों से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपकी पढ़ाई बेकार है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप कभी पेपर देने के बाद फ्री हो तो मेरा मानना है आप 6ठी से लेके 10वीं तक की जो भी आपकी किताबें हैं, जो आरबीएससी की है, सीबीएसई की है, आपको उन्हें पढ़ना है। उसमें से आपको अपने पॉइंट के हिसाब से नोट्स बनाने हैं और उसी से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों मार्केट में आजकल बहुत ये बाज़ार गर्म है कि सब अपनी अपनी गाइडें निकालने में व्यस्त हैं। मैंने देखा है दोस्तों बहुत सी गाइडों को कुछ मतलब नहीं है, उसमें 2026 लिखा है, पैटर्न पुराना का पुराना ही धरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर के 2-4 पेज चेंज कर देते हैं कोई, और अंदर से कोई वही नहीं है, उसका मैटर वो का वही पड़ा रहता है। 2-4 मैटर 1-2-4 लाइनें चेंज करते हैं और कहते हैं कि हमने नई किताब छाप दी। तो दोस्तों आपको इसमें नहीं उलझना है और आपको अगर तैयारी ही करनी है तो आपको सिर्फ आरबीएससी की किताबों पे भरोसा होना चाहिए। और मैंने भी ये मैटर वहीं से बनाया है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब दोस्तों जो मैंने एक एक लाइन में जो जो बातें लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। हर लाइन से प्रश्न बना है कभी ना कभी, और हर लाइन से मैंने बोल दिया 2-4 बार आया हुआ है तो उसको तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। तो दोस्तों आ जाओ हम करते हैं याद इसके उत्खनन करता हूँ। तो देखो दोस्तों इसके 6 उत्खनन करता हैं। आपको नेतृत्व में लाल याद रखना है। नेतृत्व मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए लाल को डाला है कि लाल जैन वास्तव में खरे थे तो जोश में थप्पड़ लगा दिया। क्या बोलना है दोस्तों, लाल जैन वास्तव में खरे थे तो जोश में थप्पड़ लगा दिया। अब लाल से आपको याद रखना है ब्रजवासी लाल, बीवी लाल।
जैन से आपको याद रखना है SP जैन। वास्तव से आपको याद रखना है KM श्रीवास्तव। खरे से आपको याद रखना है MD खरे। जोश से आपको याद रखना है जगपति जोशी या JP जोशी। ये इनके शॉर्ट नेम है और आपको सिर्फ पीछे का नाम याद रखना है। आगे के नाम से आप टेंशन नहीं लें, कोई मतलब नहीं है। पीछे के नाम आपको याद होंगे तो भी आप बाजी मार जाओगे। थप्पड़ से आपको थापर याद रखना है। तो वापस ट्रिक पढ़ो एक बार। लाल जैन वास्तव में खरे थे तो जोश में थप्पड़ लगा दिया। दोस्तों ट्रिक कैसी लगी मैं कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की इजी ट्रिक्स ला सकूं। और दोस्तों ये 6 नाम हैं, ये कम से कम 6-7 बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनको छोड़ के ब्रजवासी लाल और थापर को छोड़ के आजकल यही नाम पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन नामों को सिर्फ एक ट्रिक से याद रख लेना है, आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आओ दोस्तों हम पढ़ते हैं कि दशरथ शर्मा, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। इसको भी कम से कम 4-5 बार किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया गया है, अलग अलग परीक्षाओं में। तो आपको क्या याद रखना है, दशरथ। दशरथ में देखो दोस्तों पीछे क्या है, थ। आप कभी नहीं भूलोगे क्या है पीछे, थ। तो आपको इसको थ से थर्ड याद रखना है। थ से क्या याद रखना है, थर्ड। थ से थर्ड। तो दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की इसे तीसरी राजधानी कहा। पहली कौन सी है, तीसरी क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि पहली है, सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसीलिए तीसरे स्थान पर इसको इसी को खोजा गया है, इसीलिए थर्ड राजधानी दशरथ शर्मा ने इसको कहा है। दोस्तों आज दिन तक कोई नहीं बताता कि हड़प्पा पहले को कि इसको थर्ड क्यों कहा जाता है। तो थर्ड इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पे हड़प्पा और दूसरे पे मोहनजोदड़ो और थर्ड पे आपकी दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा है। अब गरीब राजधानी भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, देखो हर चीज़ को याद करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसको आप रीजन से याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखो दोस्तों इसे गरीब राजधानी या दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो इसकी दो वजह मैं बताती हूँ आपको क्यों कहा जाता है। कि अन्य जो 2 राजधानियाँ हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनकी तुलना में यहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है। तो यहाँ पे सुख सुविधाएं कम है, इसीलिए यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो एक तो रेगिस्तान होने के कारण और एक कच्ची ईंटों का प्रयोग होने के कारण इस राजधानी को क्या कहा है कि गरीब राजधानी या दीनहीन की बस्ती कहा है। अब आओ दोस्तों सबसे मेन बात, इस जो सभ्यता की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 2 टीले हैं। इस सभ्यता में आपको किसी भी सभ्यता में 2 टीले नहीं मिलेंगे। तो ये 2 जो टीले हैं वो केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करते हैं कि एक तो ऊपरी टीला है या जिसको पश्चिमी टीला आप बोलते हो, ये राजा का टीला है। और निचला हिस्सा या इसको जैसे पूर्वी टीला से कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपरी टीला से निचली ओर बना हुआ है, इसीलिए इसको निचला बोलते हैं, इसको ऊपरी बोलते हैं। ये पूर्व में बना हुआ है, ये पश्चिम में बना हुआ है। तो पूर्वी टीला प्रजा के लिए है और पश्चिमी टीला राजा के लिए है। तो दोस्तों अब आगे देखो, इसमें दोस्तों मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी कि भाई इसमें कैसे है थोड़ा सा। तो आप थोड़ा सा पहले इसकी डिटेल देख लें, फिर मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी तो आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अब इसमें आओ कि आजकल ये प्रश्न बनता है कि किससे परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित थे। तो